हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज का ये महा मैराथन क्लास आपके एग्जाम 2026-27 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ BS 6 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 1 पायनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के अग्रतक विचारक का पूरा महासंग्राम क्लास आपके एग्जाम के लिए, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए। अभी तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सारे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ जो पिछले 4 से 5 सालों से एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहा है। हम जितना भी मॉडल पेपर आपके लिए अपलोड करते हैं तो पिछले 4-5 सालों के एग्जाम के पेपर को देखने के बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट होता है, बार बार रिपीट होता है, वही आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप लोग केवल अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को ही पढ़ें और एग्जाम में जाकर अच्छे से अच्छा लिखें और पूरा मार्क्स लेकर आएं। तो चलिए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, AR देसाई की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सारा वही क्वेश्चन बताऊंगी जो पिछले 4 से 5 सालों से लगातार एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। पूरा क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। और आपका जो पेपर नंबर 2 है सोशियोलॉजी का, उसका भी हमने महासंग्राम क्लास अपलोड कर दिया है, तो आप विजिट करके देख लीजिएगा। चलिए देखिए, AR देसाई की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। तो AR देसाई की 2 पुस्तकों के नाम में आप देखो, पहला लिख देना भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, दूसरा लिख देना स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषक संघर्ष, और यहाँ एक और तीसरा भी दिया गया, आप कोई भी याद कर लो, भारत में ग्रामीण समाज। अगला क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण के 3 प्रमुख स्रोत बताइए। संस्कृतिकरण क्या है, पश्चिमीकरण क्या है, सब मैं डिटेल में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। पूरी क्लासेस आपकी चैनल पर हमारे अपलोड हैं, तो विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा। पहला है, देखिए, संस्कृतिकरण की पहला प्रमुख स्रोत है शैक्षणिक व्यवस्था, दूसरा है नवीन कानून तथा संविधान, और तीसरा है सामाजिक तथा आर्थिक सुधार। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रभुत्व जाति होने के लिए किसी भी जाति में कितनी विशेषताएं आवश्यक हैं। तो देखिए, प्रभुत्व जाति होने के लिए 3 विशेषताएं आवश्यक है। सबसे पहली विशेषता है, स्थानीय समुदाय में उपलब्ध कृषि योग्य भूमि में से एक बड़े भाग पर उस जाति का स्वामित्व हो, और दूसरा है उस जाति की सदस्य संख्या काफ़ी अधिक हो, और तीसरा है स्थानीय सोपान में उस जाति को उच्च स्थान प्राप्त हो। तो प्रभुत्व जाति होने के लिए किसी भी जाति में ये 3 आवश्यकताएं ज़रूर, 3 विशेषताएं आवश्यक होनी चाहिए। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण अवधारणा के प्रमुख दोष बताइए। देखिए, डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की पूरी अवधारणा दी है। संस्कृतिकरण में क्या होता है कि जब कोई भी निम्न जाति जो निचले पायदान पर है समाज के अंदर, तो वो अपने से उच्च जाति के रीति रिवाज, कल्चर, संस्कृति, हर एक चीज़ को फॉलो करती है, उनकी वेशभूषा, रहन सहन, हर एक स्टाइल को फॉलो करती है और अपने लाइफ स्टाइल को बदल कर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो वो संस्कृतिकरण होता है। लेकिन अगर कोई दूसरे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है तो वो पश्चिमीकरण है। यानी कि MN श्रीनिवास का कहना था, डॉक्टर श्रीनिवास का कहना था कि जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस टाइम लगभग 100 से 150 सालों में भारतीयों ने बहुत कुछ अडॉप्ट किया था वेस्टर्न कल्चर से, अंग्रेज़ों की संस्कृति से। जब अंग्रेज़ भारत आए तो अपनी संस्कृति ले करके आए, तो भारतीयों ने उनकी संस्कृति को देखा और बहुत सारे उनकी संस्कृति को अपनी संस्कृति में समाहित कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। तो उसको MN श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की संज्ञा दे दी कि ये क्या है, पश्चिमीकरण है। जब भारतीय जो है वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करेंगे वो क्या है, पश्चिमीकरण है। और जब भारत के ही निचले पायदान पर बैठे हुए लोग जो निम्न जाति से बिलोंग करते हैं वो अपनी से उच्च जातियों को फॉलो करें, जैसे शूद्र हैं तो वो क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण को फॉलो करें और लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करें, तो वो संस्कृतिकरण है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे और आपको याद भी आ रहा होगा कि मैंने आपको पूरा डिटेल में क्लास प्रोवाइड भी किया है। तो देखिए, डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण अवधारणा के 2 प्रमुख दोष क्या बताए हैं। पहला दोष है, डॉक्टर श्रीनिवास ने ये स्वीकार किया है कि संस्कृतिकरण एक उपयोगी संकल्पना होते हुए भी बहुत स्पष्ट संकल्पना नहीं है।
और दूसरा दोष है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है सार्वदेशिक नहीं है, अर्थात इस प्रक्रिया का दर्शन देश के सभी भागों में देखने को मिलता है। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पश्चिमीकरण की दो विशेषताएं लिखिए। तो पश्चिमीकरण की पहली विशेषता है कि पश्चिमीकरण एक अवधारणा है जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से संबंधित सभी परिवर्तन आ जाते हैं। और दूसरा है पश्चिमीकरण जो है नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है। तो ये पश्चिमीकरण की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए एससी दुबे कौन थे। एससी दुबे के बारे में आपसे शॉर्ट में पूछ सकता है और लॉन्ग के लिए पूरी क्लासेस आप देख लीजिएगा, लॉन्ग के लिए भी हमने पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है। एससी दुबे कौन थे? तो दुबे एक बहुआयामी सामाजिक विचारक थे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उन्होंने मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाले कमार नामक आदिवासी जनजाति का अध्ययन करके मानव विज्ञान और समाजशास्त्रीय जगत में प्रवेश किया और उनकी कृतियों में आनुभाविकता पर्याप्त मात्रा में है और उन्हें सफल विचारक का दर्जा भी दिया जाता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शमीरपेट गांव की दो विशेषताएं बताइए। तो शमीरपेट गांव के बारे में भी डिटेल में हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पर। हर एक टॉपिक पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, चाहे वो कोई भी टॉपिक आपके सोशियोलॉजी का हो। शमीरपेट गांव की दो विशेषताओं में पहली विशेषता है कि शमीरपेट का अध्ययन रेड फील्ड के मैक्सिको गांव के अध्ययन की तरह है। और दूसरी विशेषता है देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में गांव राज्य और देश की राजधानी से जुड़ा है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिकीकरण के संबंध में दुबे के दो विचार लिखिए। आधुनिकीकरण के बारे में भी मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना दिया है। तो आधुनिकीकरण क्या है इसके बारे में पढ़ने के लिए आप पूरी यूनिट को ज़रूर चेक करिएगा। आधुनिकीकरण के संबंध में दुबे के बहुत सारे विचार हैं। जैसे देखो, पहला विचार है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट 100% क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। भारतीय समाज में संबद्धता के जो तत्व हैं उन्हें सुदृढ़ करना चाहिए। पहला विचार तो ये है आधुनिकीकरण के बारे में दुबे जी का। और दूसरा विचार है कि आधुनिकीकरण के लिए यह आवश्यक है कि लोगों को अनुशासनबद्ध होकर काम करना चाहिए। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकादमिक या शैक्षिक क्षेत्र में एमसी दुबे का क्या योगदान है। तो एमसी दुबे का क्या योगदान है शैक्षिक क्षेत्र में? देखिए, दुबे की कृतियों में देखने को मिलता है उनका योगदान, मतलब कि दुबे की कृतियों को देखने से उनके योगदान के बारे में पता चलता है। जैसे पहला है आदिवासी समाज, दूसरा है ग्रामीण अध्ययन, तीसरा है सामुदायिक विकास योजनाएं, चौथा है विकास आधुनिकीकरण और पांचवा है फुटकर निबंध। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समकालीन युवाओं को दुबे ने कितनी उप संस्कृतियों में बांटा है। तो समकालीन युवाओं को दुबे ने कितनी उप संस्कृतियों में बांटा है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समकालीन युवाओं को दुबे ने 4 उप संस्कृतियों में बांटा है। पहला है जिन्हें हिप्पी कहते हैं, उनका एक संस्करण भारत में भी है। और दूसरा है युवा की एक उप संस्कृति यहाँ भी है जो पूरी तरीके से पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और अपने परिवार से कटी हुई है। और तीसरा है ऐसे युवा हैं जो मध्यम और निम्न परिवारों के हैं। और चौथा है अधिकांश युवा ऐसे हैं जिनके माता पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं। तो समकालीन युवाओं को दुबे ने 4 उप संस्कृतियों में बांट दिया है, जो इस प्रकार है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एससी दुबे ने भारत में कितने कार्यशील परंपराओं का उल्लेख किया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एससी दुबे ने भारत में कार्यशील 6 प्रमुख परंपराओं का उल्लेख किया है और वे परंपराएं हैं, पहला देखो है शास्त्रीय या पौराणिक परंपरा, दूसरा है उद्भिद राष्ट्रीय परंपरा, तीसरा है प्रादेशिक परंपरा, चौथा है स्थानीय परंपरा, पांचवा है पश्चिमी परंपरा और छठा है स्थानीय उप संस्कृति परंपरा। आपका अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रामीण समुदाय की क्या विशेषताएं हैं, या ग्रामीण समुदायों की किन 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। एग्जाम में आपसे किसी तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। देखो, ग्रामीण समुदाय की अनेक विशेषताएं हैं। पहला है सामुदायिक चेतना,
मैं इनके बारे में पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ग्रामीण समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होते हैं, सामुदायिक चेतना होती है, वहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कम जनसंख्या होती है, पड़ोस की भूमिका यानी कि पड़ोसियों से मिलकर अच्छे से रहते हैं। तीसरी विशेषता यहाँ पर संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। चौथी विशेषता यहाँ के लोग धर्म में विश्वास रखते हैं और धार्मिक चीज़ों के आधार पर हर एक चीज़ करते और सोचते हैं, रूढ़िवादी होते हैं, परंपराओं को फॉलो करते हैं अधिकतर। मतलब ये सारी चीज़ें नगरों में तो बहुत कम देखने को मिलती है। उसके बाद पांचवी विशेषता है सादगी। यहाँ के लोगों का जो जीवन है काफ़ी सिंपल, काफ़ी सादगी भरा होता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, सामाजिक मूल्य की परिभाषा दीजिए। तो राधा कमल मुखर्जी के अनुसार जो आपका सामाजिक मूल्य का विचार है पूरा डिटेल में हमने आपको पढ़ा दिया है। तो सामाजिक मूल्य क्या है, तो देखिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का कहना है कि मूल्य जो है समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं तथा वे लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरीकरण समाजीकरण की प्रक्रिया से ही होता है और जो व्यक्तिपरक अधिमान्यताओं प्रतिमान और अभिलाषाएं बन जाती हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल में यूनिट की वीडियो बनाई हुई है, आप यूनिट्स की वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये अच्छे से समझ आएगा। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत क्या है। तो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का जो सिद्धांत है उसको मैं डिटेल में जब यूनिट्स को पढ़ा रही थी तो आपको पढ़ा चुकी हूँ। मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य रहस्यवादी आधार पर प्रस्तुत किया है। देखिए राधा कमल मुखर्जी ने जो सामाजिक मूल्य है उसको रहस्यवादी आधार पर प्रस्तुत किया है और उनके अनुसार जो रहस्यवाद है वह शक्ति है जिसके द्वारा तटस्थ नैतिक दृष्टि का विकास होता है और साथ ही साथ आत्मविश्लेषण और आत्म अनुशासन के लिए मूल्यों का अत्यधिक महत्व है। ये किसके अनुसार हम देख रहे हैं, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार हम सामाजिक मूल्य के सिद्धांत को देख रहे हैं। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो आप नोट करते रहिएगा। देखिए मूल्य जो है व्यक्ति को शक्ति प्रदान करके लघु मानव से विश्व में बदल देता है। क्या करता है, लघु मानव से विश्व में बदल देता है और जब ये मूल्य विकसित हो जाते हैं तो व्यक्ति को प्रकृति समाज और स्वयं में अंतर महसूस नहीं होता है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का विकास किन परिस्थितियों में होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर एक यूनिट पर वीडियो हमने डिटेल में बनाई है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए भी वीडियोस आपको मिलेगी। एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए एमसीक्यूज वीडियोस मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ आपको मिलेगा। आप देखकर अच्छे से हमारे चैनल पर पढ़ाई करते रहिए। तो मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का विकास देखिए किन किन परिस्थितियों में होता है। तो मुखर्जी के अनुसार मूल्य का जो विकास है निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है जिससे निकल कर ही कोई तथ्य है वो मूल्य बनता है। पहला है लक्ष्य, दूसरा है आदर्श, तीसरा है मान्यता और चौथा है मूल्य। चलिए अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मान्यताएं मूल्य का रूप कब लेती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जो मान्यताएं होती हैं वो मूल्य का रूप कब लेती हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी क्या बताते हैं कि जो मान्यताएं होती हैं वो मूल्य का रूप कब ले लेती हैं। तो देखिए मान्यताएं जो हैं जब मनुष्य के मन में अस्थायी रूप से जम जाती हैं, जो भी मान्यताएं हैं जब हम मनुष्यों के मन में एकदम अस्थायी रूप से जम जाती हैं तथा समाज की प्राथमिकताओं के रूप में वे क्रियाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं, तब जो मान्यताएं हैं वो मूल्य का रूप ले लेती हैं। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुखर्जी की मान्यता की परिभाषा दीजिए। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अपने अकॉर्डिंग मान्यता की क्या परिभाषा दी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए मुखर्जी के अनुसार मान्यताएं जो हैं आत्मानुभूति तथा विकास के लिए मनुष्यों के प्रयत्नों और आकांक्षाओं के प्रतिमान स्वरूप हैं जिन्हें उसका जीवन और उसका समाज प्रस्तुत करते हैं। तो यही परिभाषा है मुखर्जी के अनुसार मान्यता की। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुखर्जी के मूल्यों के सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। या फिर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के सामाजिक मूल्यों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। एग्जाम में 3 विशेषताएं पूछ सकता है, 2 विशेषताएं पूछ सकता है या केवल ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के
सामाजिक मूल्यों के सिद्धांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। किसी भी तरीके से प्रश्न आपका पूछेगा, आपका उत्तर यही होगा। चलिए देखिए। पहली विशेषता है जो मूल्य है जन समूह की आधारभूत अंश प्रेरणाओं को व्यवस्थित रूप से संतुष्ट करते हैं। और दूसरी विशेषता है मूल्यों का रूप सामान्य होता है। इनमें सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के मनोभाव और प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। तीसरी विशेषता है मानव समाज में विभिन्नताओं, यानी मानव के समाज में जो विभिन्नताएं हैं उनके बावजूद कुछ सार्वभौमिक मूल्य भी होते हैं और सभी धर्म जो हैं सार्वभौमिक मूल्यों के भंडार हैं और इन्हीं पर बल देते हैं। ये 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सामाजिक मूल्य की डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सामाजिक परिस्थिति विज्ञान क्या है, या मानव पारिस्थितिकी के अंतर अर्थ को आर के मुखर्जी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो राधा कमल मुखर्जी ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए हैं सामाजिक परिस्थिति के बारे में, सामाजिक परिस्थिति विज्ञान के बारे में, उसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो पूरी बनाई हुई है। आपकी जो यूनिट्स हैं उनको मैं पूरा डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। सामाजिक मूल्य का सिद्धांत भी पढ़ा चुकी हूँ, सामाजिक परिस्थिति के सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा चुकी हूँ, जिन पर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अपने पूरे विचार देते हैं। तो देखिए डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति जो होती है वो वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा होती है जो कि एक प्रवेश की परिस्थिति अवस्थाओं तथा मानवीय संबंधों, मानवीय व्यवहारों या सामाजिक संस्थाओं और मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का विश्लेषण व व्याख्या करता है। तो ये है सामाजिक परिस्थिति का विचार डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के अनुसार। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहित्य और समाज के संबंध में मुखर्जी के क्या विचार थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में जरूर पूछता है। तो देखिए सांस्कृतिक परंपराओं के प्रयोगों की एक अभिव्यक्ति करने तथा संसार के माध्यम के रूप में साहित्यिक परंपराएं एवं प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रतिक्रियाएं कुछ ऐसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जो लेखक के लेखनी को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करती हैं। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परंपरा से आप क्या समझते हैं या परंपरा से क्या तात्पर्य है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए डीपी मुखर्जी का परंपरा से तात्पर्य हिंदू परंपरा से है। मुख्यतः ये परंपरा वेदांत की है। शांतम शिवम आदि वेदांतम तिहारी मूल्य व्यवस्था इस परंपरा को बनाती है। अगला क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी को मार्क्सवादी क्यों कहते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डीपी मुखर्जी को मार्क्सवादी आखिर क्यों कहा जाता है। तो देखिए मूल रूप से डीपी मुखर्जी अर्थशास्त्री थे, शायद इसी कारण इन्होंने मार्क्स को अपने विश्लेषण का संदर्भ बनाया। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संदर्भ में भारतीय समाज का लेखा जोखा करते हैं। इसी कारण क्या किया जाता है, डीपी मुखर्जी को मार्क्सवादी भी कहा जाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है परंपरा और आधुनिकता के संबंध में मुखर्जी का क्या विचार था। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के जितने भी विचार हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सभी से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, चाहे तीनों सेक्शन ही क्यों ना हो, सभी में क्वेश्चन आता है। ABC तीनों सेक्शन में आता है क्वेश्चन आपका। तो देखिए मुखर्जी के अनुसार परंपरा आधुनिकता को आड़े नहीं आती, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिकता नई परंपरा को बनाती है और परंपरा आगे बढ़ाती है और आधुनिकता परंपरा को मजबूत करती है। परंपरा आगे बढ़ाती है और आधुनिकता जो है परंपरा को मजबूत करती है। तो यही संबंध है परंपरा और आधुनिकता का मुखर्जी के विचारों में। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, देखिए आंत्रे बेतेई ने ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को कितने स्तर बताए हैं। तो आंत्रे बेतेई ने ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था के कितने स्तर बताए हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि आंत्रे बेतेई के भी जो विचार हैं उन पर हमने डिटेल में वीडियो बना दी है। आंत्रे बेतेई ने सामाजिक व्यवस्था के 6 स्तर बताए हैं। पहला है गैर खेतियर भूस्वामी, दूसरा है गैर खेतियर पट्टीदार, तीसरा है खेतियर भूस्वामी, चौथा है खेतियर रैयत। और देखिए
पांचवा है बटाईदार, छठा है भूमिहीन खेतिहर मजदूर। तो ये आपको पॉइंट याद रखना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतरे बेतेई के अनुसार भारत के ग्रामीण समाज में विषमता में परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंतरे बेतेई के अनुसार भारत के ग्रामीण समाज में विषमता में परिवर्तन के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं उनमें पहला है भूमि राजस्व की नई नीति अर्थात भूमि सुधार, और उसके बाद दूसरा है बाजार बल, और तीसरा है राजनीतिक आंदोलन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, आंतरे बेतेई के अनुसार भूमि सुधारों का उद्देश्य बताइए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आंतरे बेतेई ने क्या बताया है भूमि सुधार के उद्देश्य। तो आंतरे बेतेई ने भूमि सुधार कार्यक्रमों के लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भूमि सुधार कार्यक्रमों का मौलिक लक्ष्य अधिक समता लाना था। इससे यह अपेक्षा की गई कि उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ठोस शब्दों में यहाँ दो चीज़ें प्रमुख थी। पहली चीज़ ये थी कि मध्यवर्ती वर्गों को समाप्त करना, जो मध्यवर्ती वर्ग उत्पन्न हो गए थे उनको समाप्त करना, और जोतने वाले को भूमि प्रदान करना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कानूनों के प्रकार बताइए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सोशियोलॉजी का जो पेपर 1 है या जो पेपर 2 है उसकी टोटल 8 यूनिट्स पर हमने डिटेल वीडियो बनाई है, और महासंग्राम क्लासेस हम दोनों के लिए लगातार अपलोड कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए। तो आप विजिट करके ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो आपका को करिकुलर पेपर हो रहा है उसकी भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो देख कर पढ़ाई करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि सुधार कानूनों के प्रकार बताइए। आंतरे बेतेई का मत है कि अभी तक जितने भूमि सुधार कानून पारित हो चुके हैं या अभी भी जो हो रहे हैं उन्हें 3 प्रमुख शीर्षकों के अंदर अच्छे ढंग से समझा जा सकता है। पहला है भू संपदाओं का अर्जन या उनकी समाप्ति, दूसरा है भू सीमा निर्धारण, और तीसरा है काश्तकारी का विनियमन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको बताए हैं आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर एग्जाम। एंड आपके पेपर 2 के लिए भी वीडियोस अपलोड हैं पूरी, तो देख कर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।